नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने कैश फॉर किडनी रैकेट के आरोपों की जांच के आदेश दिए। लोकसभा ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक सांसद को संसद से निष्कासित किया। भारत ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की 6ठी बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के लिए एक प्रपत्र जारी किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत जेपीएम के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी प्रदान की। और भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कई विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन से है। इस संगठन ने कैश फॉर किडनी रैकेट के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। अंग प्रत्यारोपण एक व्यक्ति से किसी अंग को निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया है। भारत में अलग अलग अंगों की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या और उपलब्ध अंगों के बीच बहुत बड़ा अंतर विद्यमान है। उदाहरण के लिए खराब गुर्दे से पीड़ित 1.8 लाख व्यक्तियों के मुकाबले वर्ष में केवल 6000 गुर्दों का ही प्रत्यारोपण हो पाता है। इस मांग आपूर्ति में अंतर की वजह से भारत में अंगों के अवैध व्यापार में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ये समन्वय और नेटवर्किंग के शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो देश में अंगों और उत्तकों की खरीद और वितरण को देखता है। इसके साथ देश में अंगों और उत्तकों के दान और प्रत्यारोपण से संबंधित रजिस्ट्री का रखरखाव भी करता है। भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कई मुद्दे हैं, जैसे कि मृतदाता से अंग खरीदने के लिए संगठित प्रणालियों की कमी है। अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी तो है ही, साथ ही लोगों में इसे लेकर गलत धारणा भी देखी जाती है। अंगदान की लागत भी ज्यादा है, इसलिए गरीब और बिना बीमा के रोगियों के लिए ये वहनीय नहीं है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण से संबंधित मुख्य कानून है। इसके अलावा सरकार अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी लागू कर रही है। इस साल की शुरुआत में सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें शामिल कुछ मुख्य दिशा निर्देश हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मृतदाताओं से अंग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है और अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए अधिवास की पात्रता को हटा दिया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक सांसद को संसद से निष्कासित कर दिया है। लोकसभा की आचार समिति ने एक सांसद को अनैतिक आचरण और सदन की अवमानना का दोषी पाया है। इस आधार पर समिति ने उस सांसद को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। आचार समितियों की बात करें तो लोकसभा की आचार समिति का गठन 2000 में किया गया था, वहीं राज्यसभा की आचार समिति का गठन 1997 में हुआ था। लोकसभा की आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, जबकि राज्यसभा की आचार समिति में राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष तक होता है, वहीं राज्यसभा के सदस्य नई समिति के गठन तक पद पर बने रहते हैं। लोकसभा की आचार समिति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों से बनती है, वहीं राज्यसभा की समिति के सदस्यों को सभापति नामित करता है। आचार समिति के माध्यम से सांसद को निष्कासित करने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले शिकायत दर्ज की जाती है। सदन के सदस्य किसी सदस्य या सदस्यों के कथित कदाचार के साक्ष्य के साथ उसके या उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बाहरी लोग भी सदन के किसी सदस्य के माध्यम से किसी सदस्य या सदस्यों के कथित कदाचार के साक्ष्य के साथ उसके या उनके नाम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी किसी सांसद के खिलाफ शिकायत को समिति के पास भेज सकते हैं। उसके बाद समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। समिति किसी शिकायत की गहन जांच करने से पहले प्रथम दृष्टया जांच करती है। वो शिकायत का मूल्यांकन करने के बाद सिफारिश करती है। इसके बाद रिपोर्ट और निर्णय आता है। लोकसभा की आचार समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सदन से अनुमति मांगता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं। सदस्य के निष्कासन के मामले में सदन के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 101 केवल 3 आधार प्रस्तुत करता है जिनके माध्यम से सदन में
में किसी सांसद का स्थान रिक्त किया जा सकता है यदि सांसद स्वयं ही त्यागपत्र दे देता है, यदि उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, यदि वो सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की कार्रवाइयों से लगातार अनुपस्थित रहता है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की 6ठी बैठक में हिस्सा लिया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मॉरिशस में आयोजित हुआ है। बैठक के परिणामों के मुताबिक हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक, अपारंपरिक और उभरती हुई नई चुनौतियों से निपटने के लिए 2024 के लिए अलग अलग गतिविधियों के रोड मैप पर सहमति जताई गई। अपारंपरिक सुरक्षा संबंधी समस्याएं ऐसी चुनौतियां हैं जो मुख्य तौर पर असैन्य स्रोतों से पैदा होती हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, संक्रामक रोग और प्राकृतिक आपदाएं। इसके अलावा इस बैठक में महासागर सूचना सेवा पोर्टल लॉन्च करने की भी घोषणा की गई। पोर्टल का उद्देश्य समुद्र विज्ञान से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान को आसान करना है। हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय सहयोग तंत्र हैं। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन स्थापित किया गया है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का उद्देश्य IOR के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक, हिंद महासागर आयोग, भारत इसका सदस्य नहीं है बल्कि पर्यवेक्षक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। 2021 में मॉरिशस को चौथे सदस्य के रूप में तथा बांग्लादेश और सेशेल्स को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। इसका स्थायी सचिवालय कोलंबो में है। ये गतिविधियों का समन्वय करता है और निर्णयों को लागू करता है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 5 स्तंभों पर आधारित है। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटना, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठित अपराध से निपटना, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करना तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत सुनिश्चित करना। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल सागर तथा नेबरहुड फर्स्ट नीति के विजन के अनुरूप है। ये हिंद महासागर क्षेत्र के नजदीकी समुद्री क्षेत्रों में समन्वयकारी परिवेश और सहयोगात्मक तंत्र प्रदान करता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के लिए एक प्रपत्र जारी किया है। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स एडॉप्टिव सिस्टम फ्रेमवर्क। ये प्रपत्र कॉम्प्लेक्स एडॉप्टिव सिस्टम के आधार पर AI के विनियमन के लिए एक नया फ्रेमवर्क प्रदान करता है। कॉम्प्लेक्स एडॉप्टिव सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कई स्वतंत्र तत्व या अभिकारक अंतरक्रिया करते हैं। इस अंतरक्रिया से ऐसे परिणाम मिलते हैं जिनका केवल एकल तत्व और अभिकारक अंतरक्रिया से अनुमान लगाना या उन्हें प्राप्त करना अक्सर मुश्किल होता है। इस फ्रेमवर्क में 5 मुख्य सिद्धांत शामिल हैं। एक विशेषज्ञ विनियामक का गठन, यानी कि एक विशेषज्ञ विनियामक निकाय होगा। इसके व्यापक कार्य होंगे और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष क्षमताओं से युक्त होगा। दूसरा है पारदर्शिता सुनिश्चित करना। किसी बाह्य पक्ष द्वारा ऑडिट के लिए कोर एल्गोरिदम की ओपन लाइसेंसिंग की नीति अपनाई जानी चाहिए। साथ ही AI सिस्टम की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। AI की जवाबदेही को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए। सिस्टम की किसी भी त्रुटि या विफलताओं को दर्ज करने के लिए मानकीकृत इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल को लागू करना चाहिए। इसके अलावा मैनुअल ओवरराइड्स और ऑथराइजेशन चेक पॉइंट्स को लागू करना चाहिए। जब AI सिस्टम गलत तरीके से व्यवहार करने लगे तो मनुष्यों को हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। वहीं AI की सीमाओं का निर्धारण और स्पष्ट कार्य विभाजन सुनिश्चित करना चाहिए। AI के अवांछित व्यवहारों को रोकने के लिए स्पष्ट सीमाएं तय की जानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हाल ही में किए गए उपायों की बात करें तो AI एक मशीन की उन संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता है जिन्हें हम मानव मस्तिष्क की सहायता से करते हैं। उदाहरण के लिए विचार करना, तर्क करना, सीखना, समस्या हल करना आदि। सरल शब्दों में कहें तो AI मानव मस्तिष्क की समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमताओं की नकल करने के लिए कंप्यूटर और मशीनों की क्षमताओं का लाभ उठाती है। AI की दिशा में कई उपाय किए गए हैं। जैसे वैश्विक स्तर पर उपायों की बात करें तो इसमें ब्लेचली घोषणा पत्र अहम है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सहित 25 से ज्यादा बड़े देशों ने AI के संभावित खतरों से निपटने के लिए उपाय करने पर सहमति जताई है। दूसरा है हिरोशिमा AI प्रोसेस। ये G7 द्वारा शुरू किया गया प्रयास है। इसका उद्देश्य AI को विनियमित करने के लिए आगे की कार्रवाई निर्धारित करना है। अब क्योंकि AI विषय बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाएगा, तो उससे संबंधित ये घोषणा पत्र और जो भी अभी नई जितनी भी कार्रवाई हो रही है उन सबको आप अपने नोट्स में शॉर्ट में मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा भारत
द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2018 बनाई गई और राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया गया। दरअसल एआई को विनियमित करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एआई की गैर रेखिक यानी कि घटनाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने और अप्रत्याशित परिणाम देने की प्रकृति के कारण इस पर नियंत्रण के पारंपरिक तरीके प्रभावी नहीं होते हैं। कई माध्यमों से सामाजिक निगरानी रखने और व्यक्तियों के चरित्रों की नकल करने की इसकी क्षमता के कारण निजता का उल्लंघन होता है। जैसे हाल ही में आपने डीप फेक का मामला सुना होगा, यानी कि किसी और की वीडियो पर किसी और का चेहरा लगा करके और वो बिल्कुल हूबहू वैसी ही लगती है, तो ऐसे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एआई की कई गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। साथ ही ये तकनीक किसी देश की अति महत्वपूर्ण अवसंरचना में भी सेंध लगा सकती है। एआई तकनीक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करती है, रोजगार के अवसर कम करती है और पक्षपातपूर्ण परिणाम देती है। एआई के रेगुलेशन में कई मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे कि तकनीकी क्षेत्र में तीव्र प्रगति, एआई का कई क्षेत्रों से जुड़ा होना, गतिशील एआई इकोसिस्टम, एआई के कार्यों के मानकीकरण की कमी और इस पर कानून लागू करने संबंधी चुनौतियां। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत जूट पैकेजिंग मटेरियल के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी प्रदान की है। जूट पैकेजिंग सामग्री वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य उपयोग अधिनियम 1987 के तहत कुछ वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि जूट वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। नए नियमों के तहत जूट वर्ष 2023-24 के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग का प्रावधान किया गया है। अब खाद्यान्न जैसे कि धान और गेहूं आदि की 100% और चीनी की 20% पैकिंग जूट से निर्मित बोरों में करना अनिवार्य बनाया गया है। जूट पैकेजिंग मटेरियल के लिए आरक्षण का काफी लाभ है। इससे भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग मटेरियल के घरेलू उत्पादन से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा होगी। साथ ही इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। इससे जूट मिलों और सहायक इकाइयों में कार्यरत 4 लाख श्रमिकों को राहत मिलेगी। इससे जूट के रोजगार में लगे लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका सुनिश्चित होगी। जूट पर्यावरण के अनुकूल है और संधारणीयता के सभी मानक पूरे करता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल और नवीकरणीय है। साथ ही ये फिर से उपयोग किए जाने वाले योग्य फाइबर भी है। जूट उद्योग भारत के पूर्वी क्षेत्र के मुख्य उद्योगों में से एक है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद बांग्लादेश का स्थान आता है। जूट उद्योग से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जैसे कि मशीनरी के आधुनिकीकरण की कमी है, श्रमिकों की कमी है और कच्चे माल की बढ़ती लागत इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जूट उद्योग के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि जूट के लिए उन्नत खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास जूट आई केयर। इसे जूट की फसल की कटाई से पहले और कटाई के बाद के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, इसे जूट के विविध उत्पादों के निर्यात में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा जूट प्रौद्योगिकी मिशन, जूट की फसल के लिए जलवायु आर्द्र चाहिए, तापमान 24 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, न्यूनतम वर्षा 1000 मिलीमीटर होनी चाहिए और मृदा नदी से हर साल जमा होने वाली गाद से भरपूर, गहरी और नई धूसर जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। इसके अलावा प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा जूट उपजाई जाती है। इसके अलावा बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कई विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय किए हैं। कुछ विशिष्ट श्रेणियों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए लेन देन की सीमा को बढ़ाया गया है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को यूपीआई से भुगतान करने की अधिकतम सीमा को प्रति भुगतान 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। अभी यूपीआई से प्रति भुगतान लेन देन की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। हालांकि पूंजी बाजार, कलेक्शन यानी क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऋण भुगतान और ईएमआई तथा बीमा जैसी कुछ श्रेणियों के लिए प्रति भुगतान लेन देन की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। यूपीआई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है। लेन देन की सुरक्षा के लिए यूपीआई में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में 40% से ज्यादा डिजिटल लेन देन यूपीआई के माध्यम से किए जाते हैं। हाल ही में भारत ने फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका के साथ यूपीआई भुगतान प्रणाली के उपयोग को लेकर समझौता किया है। इसके अलावा विनियामक उपायों के तहत फिनटेक रिपोजिटरी की स्थापना की गई है। इस रिपोजिटरी का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब द्वारा अप्रैल 2024 में या फिर उससे पहले शुरू कर दिया जाएगा। ऋण संबंधी
संबंधी सेवाओं के वेब एग्रीगेशन के लिए विनियामक फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये ऋण सेवा प्रदान करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएगा। ऋण संबंधी सेवाओं के वेब एग्रीगेशन एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इस पर विविध ऋणदाताओं के लोन ऑफर उपलब्ध होते हैं। इससे कर्ज चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक ही जगह विविध ऋणदाताओं के ऋण प्रस्ताव उपलब्ध होते हैं। ग्राहक इनमें से आसान शर्तों वाले बेहतर ऋण प्रस्ताव को चुन सकते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत दक्षिण कोरिया EODES लॉन्च किया है। EODES भारत दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। EODES ये सुविधा सेपा के तहत व्यापार की गई वस्तुओं के लिए दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासनों के बीच मूल जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के जरिए प्रदान करेगा। इससे दोनों देशों के बीच अधिमान्य व्यापार को एक नई गति मिलेगी। अगला टॉपिक है सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट ऑफ 3I मॉडल। हाल ही में C40 ने एक चर्चा आयोजित की थी। इस चर्चा में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट और 3I मॉडल जैसी दिल्ली की पहलों का उल्लेख किया गया। C40 दुनिया के प्रमुख शहरों के लगभग 100 महापौरों का एक वैश्विक नेटवर्क है। ये सभी जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं। दिल्ली का 3I मॉडल समावेशन, प्रोत्साहन और नवाचार पर केंद्रित है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति समर्पित है। सिटी ऑफ लेक्स का लक्ष्य शहर में जल निकायों का पुनरुद्धार करना है। ये पहल इको टूरिज्म के अवसर पैदा करती है। साथ ही विशेष रूप से चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बढ़ती गर्मी से निपटने में सहायक है। इससे भूजल स्तर में 2 मीटर तक की वृद्धि हुई है। अगला टॉपिक है ग्रीन राइजिंग पहल। जनरेशन अनलिमिटेड, जो कि यूनिसेफ का है, इसने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से COP28 में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाइयों और समाधानों को सशक्त बनाना है। इसे दुबई केयर्स द्वारा आयोजित रीवायर्ड समिट में लॉन्च किया गया है। COP28 में संपन्न रीवायर्ड समिट शिक्षा और जलवायु का पहला वैश्विक सम्मेलन है। जनरेशन अनलिमिटेड की शुरुआत 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की थी। ये एक वैश्विक सार्वजनिक निजी युवा भागीदारी है। इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर नवीन समाधानों का सह निर्माण और वितरण करना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। वैश्विक CCPI 2023 में भारत ने 7वां स्थान हासिल करके अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। पिछले साल सूचकांक में भारत का 8वां स्थान था। CCPI जर्मन वॉच नामक एक संस्था ने जारी किया है। CCPI जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी साधन है। ये 4 श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन का आकलन करता है: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति आदि। इस वर्ष के CCPI में शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है। जर्मन वॉच वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भी जारी करता है। अगला टॉपिक है डोडो रेफस कुकुलेटस। आनुवंशिकी वेद और संरक्षणवादी 17वीं सदी के अंत में विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी को दुनिया में वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं है। डोडो मॉरिशस द्वीप की स्थानिक प्रजाति थी। मॉरिशस हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। डोडो कबूतरों के कुल से संबंधित पक्षी है। डोडो का निकटतम जीवित संबंधी निकोबार कबूतर है। डोडो की विलुप्ति का कारण है वनों की व्यापक कटाई, शिकार। डच लोग इस द्वीप पर कुछ नए जीवों को लेकर आए जिन्होंने डोडो पक्षियों के घोंसलों को नष्ट कर दिया था और यही कारण बना कि डोडो की विलुप्ति हो गई। अग्नि 1। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 1 का ट्रेनिंग लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अग्नि 1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अति उच्च सटीकता वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी रेंज क्षमता 700 किलोमीटर से ज्यादा है। ये परमाणु सक्षम और सड़क से परिवहन योग्य मिसाइल है। इसे पहली बार 2007 में तैनात किया गया था। अग्नि 1 से अग्नि 5 तक की मिसाइलों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डिजाइन और विकसित किया है। टेबल टॉप अभ्यास। भारतीय सेना ने आसियान देशों की महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। आसियान का मतलब है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र द्वारा किए जा रहे अभियानों का हिस्सा है। CUNPK का उद्देश्य शांति स्थापना मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्रों की फील्ड में महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। CUNPK शांति स्थापना अभियानों के लिए प्रशिक्षण
प्रदान करने वाली भारतीय सेना की एक प्रमुख संस्था है। अगला टॉपिक है कंबाला कोंडा वन्यजीव अभयारण्य। कंबाला कोंडा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ ईस्टर्न घाट्स नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बाहरी इलाके में स्थित है। इस अभयारण्य में शुष्क सदाबहार वन, झाड़ीदार वन और घास के मैदान मिलते हैं। ये खड़ी ढालों वाले पहाड़ों से युक्त पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर स्तनधारी जैसे तेंदुआ, भौंकने वाला हिरण, सियार आदि पाए जाते हैं। वनस्पतियों में पूर्वी घाट में पाई जाने वाली विविध वनस्पतियां जैसे कि बुश प्लम ट्री और जंगली बेरी बंच आदि इसमें पाए जाते हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। गुयाना, यहाँ की राजधानी जॉर्ज टाउन है। वेनेजुएला और गुयाना के बीच एस्क्यूबो नदी तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया है। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। गुयाना की सीमाएं उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में सूरीनाम, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला से लगती हैं। यहाँ पर अराकाई पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसके अलावा पकारेमा पर्वत श्रेणी और कुनकू पर्वत श्रेणी प्रमुख हैं। उच्चतम बिंदु है माउंट रोराइमा। वेनेजुएला की मुख्य नदियां हैं कोरंटाइन, बर्बिस, डेमेरारा और एस्क्यूबो। ये सभी नदियां अटलांटिक महासागर में मिल जाती हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।